वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कराची 2 दिन से जल रहा है। 2 दिन में शहर के अंदर क्या क्या कुछ हुआ, फायरिंग के वाकयात, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, गाड़ियां जला दी गई, लाखों का नुकसान हुआ, इमलाक को नुकसान पहुंचा, आखिर क्यों, कब तक जारी रहेगा ये सब कुछ। गुफ्तगू का आगाज करेंगे शरफुद्दीन मेमन साहब से। शरफुद्दीन मेमन साहब, ऐसा क्यों लगता है कि शहर में जंगल का कानून है? देखिए सीमिन, मैं आपको एक तो करेक्ट कर लूँ यहाँ पर। आपने जो आगाज़ किया अपने गुफ्तगू का, आपने जो ये इम्प्रेशन दिया कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो कहीं नज़र नहीं आई, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुनासिब है, इसलिए कि रेंजर्स और पुलिस जो है ये बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद थी। ये ज़रूर है कि कराची को अगर आप इसका पूरा अगर जायज़ा लें, 2 करोड़ की आबादी है। अब 2 करोड़ की आबादी में जिस तरह एक तो टारगेट किलिंग जो है वो एक कितना ऐसा क्राइम है कि जिसमें अगर किसी ने प्लान आउट करके देना है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उसने जाकर टारगेट करनी है। उसके साथ साथ जिस तरह और बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं जिसमें एमक्यूएम के कारकुनान भी हुए, एएनपी के भी हुए, और उसके बाद 15 और हमारे मासूम शहरी जो है बेचारे मौत के घाट उतर गए। उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ जिसमें गाड़ियाँ 40 से ज़ायद जो है गाड़ियों का नुकसान हुआ। आपको पता है 1 मिनट के अंदर जो है वो जो ट्रांसपोर्ट की जो भी बस है उसको जलाने में मेरे ख्याल में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो अगर मूविंग टारगेट है और वहाँ पर जाकर किसी ने अगर शरारत करनी है तो वो आसानी कर सकता है और फिर वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है और वहाँ उस सीन से भाग भी सकता है। और ये कह देना कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और कराची पुलिस ने यहाँ की जो है जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि 16 का फिगर है जो कि कराची की पुलिस ने अरेस्ट किया है और लोगों को अरेस्ट किया है, और उसके बाद रेंजर्स ने जो हैं 35 के करीब जो हैं वो लोगों को अरेस्ट किया है। वो इसी में इस जो जराइम में जो लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है और जिन्होंने सब कुछ किया। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सिचुएशन जो क्रिएट होती है जब राइट्स की सिचुएशन हो जाए या मॉब रिएक्शन हो जाए, उन चीज़ों को रोकना जो है इतना आसान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, मगर ये कह देना अब जो मुशायरा जहां हो रहा था और उस पर जो फायरिंग हुई थी तो वहां पर पुलिस ने एक्शन किया ना, वहां पर जिसने जो भी शरपसंद था उसने जो फायरिंग का सिलसिला किया था उसको हलाक कर दिया गया और मेरे ख्याल में वहां पे 3 या 4 लोग जो है अरेस्ट हुए। तो पुलिस ने अपना जहां जहां पुलिस मौजूद थी या जहां वो एक्शन कर सकती थी फौरी तौर पर उन्होंने वो एक्शन किए। मगर अब जाहिर है जब सिचुएशन ऐसी चल रही होती है कि आपके मुख्तलिफ इलाकों में चीजें फैल जाएं तो फिर ये जो 33 या 31 हज़ार या 32 हज़ार की पुलिस जो है आप एक्सपेक्ट करें, जो कि ऑन ग्राउंड जो है वो 16 से 17 हज़ार की जो पुलिस मौजूद है वो हर स्पॉट पर मौजूद हो, वो मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ें तासुर जो ये हम देना शुरू कर देते हैं, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये ज़रूर है कि कहीं कहीं आपको पुलिस नज़र नहीं आई होगी या रेंजर्स, बिकॉज वहाँ पर हर स्पॉट के ऊपर जब ये शरपसंद अनासर जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस कह लें, अनार्की की सिचुएशन, तो वहां पर हर स्पॉट के ऊपर पुलिस का मौजूद होना बहुत मुश्किल होता है और नामुमकिन भी होता है। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हमारे जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी हिदायत हैं, सारे हमारे जो डीआईजीज थे वो मतलब उस पर थे, रेड अलर्ट पे थे, सारी जो पुलिस थी उनको चौकस कर दिया गया था। उन इलाकों में जहां जहां ये राइट्स हो रहे थे और जहां जहां ये हंगामाराई हो रही थी उस इलाकों में उनकी गश्त जो है वो बाकायदगी साथ साथ हो रही थी। अब ये जरूर है कि कहीं अगर गाड़ी जल गई तो जाहिर है जब गाड़ी जल गई और उसका जब हो गया तो वो लोगों को उन्होंने रोकना है उस जगह पे जाने से और मजीद नुकसान ना हो जाए। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि हो रही थी, मगर ये मैं आपको बता दूं कि जो सिचुएशन मैं आपको बताऊं, टारगेट किलिंग की सिचुएशन जो थी वो 2011 में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट किलिंग 2011 में हुई। उसके बाद जो बत्ताखोरी जिसकी बात हम करते हैं वो सबसे ज्यादा जो है 2011 में हमारे पास केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए। यही पुलिस हमारी जिसको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, यही रेंजर्स जिसको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, इन्होंने ही 2011 में टारगेट किलिंग को रोका, कंट्रोल किया मुकम्मल तौर पर। 100 के करीब जो है या उससे जायद या जो भी है वो 100 के करीब जो टारगेट किलर पकड़े गए। उसके बाद 300 के करीब जो है बत्ताखोर पकड़े गए। अब ये फिगर्स हैं मेरे पास, ये ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे पास फिगर्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि यही पुलिस फोर्स ने आपको काम करके दिखाया, कराची को अमन अमान उसमें लाने में 2011 में इसी पुलिस फोर्स ने आपको काम करके दिखाया। तो मैं ये और उसमें फिर 2011 में जो सिचुएशन थी जिसमें हर पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के, जिसमें एमक्यूएम हो, एएनपी हो या पीपल्स पार्टी हो और मुख्तलिफ दूसरी जमातें जो गवर्नमेंट में नहीं भी हैं उनको भी टारगेट किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह तनकीद नहीं करनी चाहिए। जाहिर है कहीं कमी बेशी जरूर हुई होगी, मगर 2011 में हमने आपको कराची को अमन अमान और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया। और मैं आपको बताऊं, अब जो लोग अरेस्ट हुए,
अब इसमें बात यह है कि जो लोग अरेस्ट हुए, पुलिस ने अपना काम कर लिया, अब अदलिया का काम था कि इनको सजाएं मिलें। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो बहुत वीक है। कानून में तरमीम करने की जरूरत है। हमारे पास विटनेस अगर कोई सामने आकर आना चाहता है तो वो डरता है, इसलिए कि उसको स्टेट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें अगेन हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से विटनेस प्रोटेक्शन प्लान एक तश्कील दिया गया, जो कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब असेंबली ने उसको पास करना है कानून की शक्ल में लाने के लिए। डीवेपनाइजेशन प्लान हमने भी बनाया, होम डिपार्टमेंट ने, एमक्यूएम ने डीवेपनाइजेशन का प्लान असेंबली में दिया हुआ है, जो कि बिल की शक्ल में सामने आना है। अब ये वो चीजें हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपने इन पे काम करना है, ताकि जब इन लोगों को सजाएं मिलेंगी, जब सजाएं मिलने लगेंगी तो फिर हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना बहुत मुमकिन होगा। अब यही लोग जो टारगेट किलर हों या ये जो बत्ताखोर हैं, ये पकड़े गए हैं, अब इनके अगर हमारा वो जो विटनेस अगर हमारे पास नहीं होंगे, अगर एविडेंसेस हमारे पास नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कुछ ही महीनों में बआसानी छूटेंगे और फिर दोबारा यही काम करेंगे। तो यहां पर जो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, उसके बाद जो कानूनी तौर पर उनको सजा मिलनी चाहिए, तो जब सजा नहीं मिलती तो फिर ये जराइम पेशा लोग, यही शरपसंद अनासर जो हैं, बाहर आकर दोबारा ये काम करते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी ये है। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो पुलिस में इन्वेस्टमेंट, पुलिस की नफरी में इजाफा, 33-34 हज़ार जो कि ऑन ग्राउंड 17 हज़ार एक्चुअली होती है। मैं ये समझता हूं कि एटलीस्ट 50 हज़ार की नफरी जो है कराची की पुलिस को होना चाहिए, और उनको मॉडर्न लाइंस पे आपको लाना होगा। पुलिस की इन्वेस्टमेंट आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स आपके थे कि पुलिस को पोलिटिसाइज किया गया, पुलिस की भर्तियों में जो मसले थे, मगर मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इसमें पुलिस को टोटल इंडिपेंडेंट, मतलब उनको इंडिपेंडेंट काम करने के लिए बोला गया है कि किसी भी प्रेशर में वो ना आए, और अगर कोई भी शख्स किसी भी क्राइम में, ये नहीं हमारे सामने तो जो भी क्राइम हो रहा है वो हमारे सामने मुजरिम है, उसको ये कहना कि ये किसी पार्टी का है या ये फलां है, हमारे सामने वो मुजरिम है, तो वो जो है अपनी कार्रवाई करें। और पुलिस को हिदायत दे दी गई है, आईजी साहब, हमारे एआईजी साहब, ये सारे जो हैं इन चीज़ों को, इन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, और कहीं भी मतलब सिफारिश वगैरह ये चीज़ें नहीं हो रही। ये ज़रूर है पास्ट में होता रहा है, और अभी भी जो बात आपने कही कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो है, जिसके ऊपर हमारे सिंध जो है जो चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर नोटिस लिया, तो मैं ये समझता हूं कि ये भी जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस थी, इसमें हमारा होम डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं था। ये एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी जो पुलिसिंग जो पास्ट में होता रहा है, ये उन्हीं का काम था कि जो आउट ऑफ प्रमोशंस होती रही हैं, जो सिफारिशों के साथ होती रही हैं, पास्ट या प्रेजेंट कुछ डिफरेंट नहीं है, गुफ्तगू हम मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे, अपने दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक।